नमस्कार मित्रों, जो अपना सिलेबस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं उसमें आज अपन जो कॉमन सभा पढ़ रहे थे पिछले वाली क्लास में, उसमें आगे वाला टॉपिक है प्रदत्त व्यवस्थापन। इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं यहाँ कि जो प्रदत्त व्यवस्थापन है क्या है, किसे कहा गया है, इसके क्या लाभ हैं, उसके बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। तो यहाँ मैंने बोर्ड पे लिखा है कि प्रदत्त व्यवस्थापन किसे कहा गया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ब्रिटेन, यहाँ चर्चा हो रही है अपने ब्रिटिश संसद के बारे में। तो जो ब्रिटिश संसद है वो समय के अभाव के कारण कई बार कानूनों की नियमावली तैयार कर देती है और उन कानूनों को विस्तृत तौर से परिभाषित करने का कार्य या उन कानूनों पर असली अमली जामा पहनाने का कार्य वहाँ के नौकरशाही या कार्यपालिका के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा किया जाता है। तो इसे क्या कहा गया है? प्रदत्त व्यवस्थापन। यहाँ कुछ शब्दों में मैंने लिखा है कि संसद केवल कानूनों का खाका बनाती है, यानी कि कानूनों की मोटी रूपरेखा को खींचती है तथा उन अस्थिपंजर कानूनों को रक्त मांस प्रदान करने का कार्य विभागों के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इसे ही प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। यानी कि यहाँ अपन बात करें कि ब्रिटिश संसद के पास समय का अभाव होने के कारण सिर्फ कानूनों का मोटा एक खाका तैयार किया जाता है और वहाँ के जो प्रशासनिक विभाग हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि इनके ऊपर जो कार्य किया जाना है या कैसे कार्य करवाया जाना है वो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी या अफसरशाही या जो मंत्री हैं, विभाग हैं, वो करते हैं। तो इसे कहा गया है प्रदत्त व्यवस्थापन। अब दूसरी बात यह कि प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण क्या हैं, वो यहाँ पर देखते हैं कि प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण संसद के पास समय का अभाव, संसद के पास समय का अभाव, दूसरा है कानूनों की जटिलता, कानूनों की जटिलता। यानी कि प्रदत्त व्यवस्थापन की कौन कौन से जो कारण हैं वो मैंने यहाँ लिखे कि संसद के पास समय का अभाव है, दूसरा मैंने लिखा है कानूनों की जटिलता है और तीसरा है संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए, संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए। यानी कि प्रदत्त जो व्यवस्थापन है उसकी आवश्यकता क्यों है या इसके क्या कारण है। यहाँ मैंने लिखा है कि संसद के पास समय का अभाव, यानी कि जो प्रदत्त व्यवस्थापन की जो प्रथा है वो संसद के पास समय के अभाव के कारण ही यहाँ उत्पन्न हुई है। यानी कि संसद के पास कार्यभार बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार वो कानूनों को विस्तृत रूप से परिभाषित ना करके उनकी सिर्फ एक मोटी कानूनी रूपरेखा खींची जाती है और उनको जो आगे का जो कार्य है वहाँ के विभाग करते हैं। तो इसका एक मोटा कार्य है कि संसद के पास समय का अभाव है, इस कारण जो है कानूनों को विस्तृत व्याख्या नहीं की जा सकती, उनका पालन नहीं किया जा सकता। तो ये प्रदत्त व्यवस्थापन की जो प्रथा है वो उत्पन्न हुई। तो पहला जो मैंने कारण बताया है कि समय का अभाव। दूसरा मैंने लिखा है कि यहाँ कानूनों की जटिलता। कानून कई बार ऐसे जटिल होते हैं कि जो संसद है उसके पास उनको परिभाषित करने का समय नहीं होता। तो जो विभागों के विशेषज्ञ होते हैं या विभाग के जो मुख्य वक्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कानूनी सलाहकारों से या विशेषज्ञों से सलाह लेकर उन पर कार्य करते हैं।
तो यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ की संसद के पास इतना समय नहीं है कि उनको परिभाषित करके विस्तृत तौर पर उन पर कार्य किया जा सके। तो दूसरा मैंने लिखा है कि कानूनों की जटिलता। तीसरा मैंने लिखा है कि संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए कई बार ऐसी स्थिति होती है कि कई चीज़ों पर तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है, तो विभागों के पास इस चीज़ की छूट रहती है कि उन पर तुरंत निर्णय किया जा सके, उन पर क्या डिसीजन लिया जाना है, क्या नहीं लिया जाना है। तो ये जो विभागों के जो मुख्य करता है प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस प्रकार ये करते हैं। तो तीन चीज़ें हैं प्रगति व्यवस्थापन के कारण। आपके परीक्षा में 5 नंबर के सवाल में ये पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश संसद है उसमें प्रगति व्यवस्थापन की जो प्रथा है, या 2 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि प्रगति व्यवस्थापन क्या है, उसके क्या कारण है। तो ये 3 कारण आपको लिखने हैं कि संसद के पास समय का अभाव, कानूनों की जटिलता और संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए। ठीक है मित्रों, अब अपन कल वाले टॉपिक से आगे बढ़ते हैं कि कल अपन ने चर्चा करी कॉमन सभा के बारे में। आज अपन जो ब्रिटिश संसद का जो दूसरा सदन है या द्वितीय सदन कहा गया है, इसको लॉर्ड सभा, इसको द्वितीय सदन कहा गया है। लोकसभा के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन है उसको लोकसभा कहा गया है, इसको द्वितीय सदन भी कहा गया है। इसका जो सभापति होता है वो है लॉर्ड स्पीकर, सभापति है इसका लॉर्ड स्पीकर। लॉर्ड सभा का जो सभापति है उसको लॉर्ड स्पीकर कहा गया है। सदस्य संख्या इसकी 741, सदस्य संख्या है इसकी 741, सदस्य संख्या है जो इसके 741 है। गणपूर्ति होती है 3 सदस्यों द्वारा। यानी कि ब्रिटिश संसद का जो दूसरा सदन है जिसको द्वितीय सदन कहा गया है, उसकी गणपूर्ति के लिए 3 सदस्यों की आवश्यकता है। अब दूसरी बात अपन देखते हैं कि सदस्यों के जो विशेषाधिकार है, यानी कि पद पर रहते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उनके जो वेतन भत्ते उनमें कटौती नहीं की जा सकती, ठीक है, उनकी जो सुविधाएं दी गई हैं उनमें किसी प्रकार की वो है कटौती वगैरह, उनके वेतन वगैरह में कटौती नहीं की जा सकती। तो कुछ चीज़ों को उनकी सुविधा दी गई है, रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन की व्यवस्था दी गई है। तो ये जो है इसकी लॉर्ड सभा की मोटी मोटी मैंने बातें बताई। इसको द्वितीय सदन कहा गया है। सभापति आपको 2 नंबर के सवाल में पूछा जा सकता है लॉर्ड स्पीकर। सदस्य संख्या 741 और गणपूर्ति 3 सदस्यों के द्वारा इसकी होती है। ये आप अपने नोट में नोट कर लें। अब देखते हैं इसकी जो कार्य हैं और शक्तियाँ हैं वो कौन कौन से हैं। लॉर्ड सभा के कार्य एवं शक्तियाँ। पहला है इसका परामर्श संबंधी कार्य। लॉर्ड सभा के कौन कौन से कार्य हैं, कौन सी शक्तियाँ वो अपन यहाँ देख रहे हैं। पहला मैंने लिखा है कि परामर्श संबंधी कार्य, दूसरा है विधायी शक्तियाँ, तो यहाँ मैंने लिखा है विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तीसरी है वित्तीय शक्तियाँ और नंबर 4 है यहाँ न्यायिक शक्तियाँ। अब यहाँ देखते हैं कि लॉर्ड सभा की कौन कौन से उसके मैंने कार्य लिखे हैं। वो है परामर्श संबंधी कार्य, यानी कि जैसे मान लीजिए कॉमन
कॉमन सभा भंग हो गई या कॉमन सभा का विघटन हो गया, तो वहाँ का जो महारानी है या राजा सम्राट है वो लॉर्ड सभा से विचार विमर्श किसी मुद्दे पर, किसी विधेयक पर विचार विमर्श कर सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। तो पहला मैंने लिखा है यहाँ परामर्श संबंधी कार्य। दूसरा मैंने लिखा है कि विधायी शक्तियाँ, यानी कि लॉर्ड सभा के पास ये अधिकार है कि किसी विधेयक को वह 1 वर्ष तक के लिए रोक सकती है या उसको विलंब से पेश कर सकती है। तो ये मुख्य उसका कार्य है, किसी विधेयक रोकना या कि उस पर विचार विमर्श करना या अपनी तरफ से उसके ऊपर कुछ सुझाव देना। तीसरा मैंने लिखा है कि वित्तीय शक्तियाँ, वित्तीय जो वित्त विधेयक है उसको 1 माह से अधिक वो नहीं रोक सकती। वित्त विधेयक के संबंध में अगर उसको कुछ, वैसे कॉमन सभा को विशेष अधिकार दिए गए हैं वित्त विधेयक के संबंध में, लेकिन कॉमन लॉर्ड सभा में अगर वित्त विधेयक आता है तो उसके ऊपर वो कुछ सुझाव दे सकती है, परामर्श दे सकती है और उसको 1 मास के लिए रोक सकती है वित्त विधेयक के बारे में। नंबर 4 का अपन बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ, यानी कि न्यायिक शक्तियों में अक्टूबर 2009 तक ये स्थिति है कि यानी कि 9 लॉर्ड एक न्यायाधीश के रूप में वो कार्य करते हैं और जो उनकी अध्यक्षता है वो लॉर्ड चांसलर करते हैं। जो लॉर्ड सभा है वो सर्वोच्च अपीलीय जो न्यायालय है उसके रूप में वो कार्य करती है, जिसकी अध्यक्षता वो लॉर्ड चांसलर करता है। तो उसके पास ये एक न्यायिक शक्ति है। तो लॉर्ड सभा के जो रूप में मैंने 4 कार्य लिखे, परामर्श संबंधी कार्य, वहाँ का जो राजा या सम्राट है वो परामर्श कर सकता है, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तो ये लॉर्ड सभा के मुख्य कार्य और शक्तियाँ हैं। अब दूसरा सवाल ये कि लॉर्ड सभा की उपयोगिता किन कारणों से है, कि लॉर्ड सभा वहाँ का जो द्वितीय सदन है वो किस प्रकार से उपयोगी है। तो ये अपन देखते हैं यहाँ। लॉर्ड सभा की उपयोगिता, अब देखिए यहाँ अपन बात करते हैं लॉर्ड सभा की कार्य शक्तियाँ हो गई। अब देखते हैं लॉर्ड सभा की उपयोगिता किन कारणों से है। यह है लोक सदन की निरंकुशता पर रोक लगाती है। पहला है लोक सदन की निरंकुशता पर पहला जो मैंने लिखा है कि लोक सदन की निरंकुशता पर रोक। दूसरा है पुनर्विचार सदन के रूप में। दूसरा तो मैंने लिखा पुनर्विचारक सदन के रूप में। तीसरा है लोक सदन की कार्यभार को कम करना। देखिए लॉर्ड सभा की जो उपयोगिता है वो किन कारणों से है, यहाँ मैंने 2-3 कारण लिखे कि लोक सदन की निरंकुशता पर लोक, यानी कि जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में जो है मुख्यतः 2 राजनीतिक दल हैं, एक सत्ता में है और दूसरा विपक्ष में है। तो यानी कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है वो अपनी मन मर्जी से कोई कार्य नहीं कर सकता, कोई विधेयक है वो अपनी मर्जी से वो पास नहीं कर सकता। जो विपक्ष में दल बैठता है वो उस पर रोक लगाता है, उसकी निरंकुशता पर लगातार वो पाबंदी एक तरह से वो लगाए रखता है। उस पर विपक्ष को है जो उस पर जो बिल है या विधेयक उस पर बोलने का वो अधिकार रखता है। तो जो प्रथम सदन की जो मनमानी है उस पर वो रोक लगाता है, उसकी निरंकुशता पर वो हमेशा रोक लगाए रखता है। दूसरी बात मैंने लिखी कि पुनर्विचारक सदन के रूप में, यानी कि जैसे मान लीजिए प्रथम सदन से कोई विधेयक पेश होता है तो वो दूसरे सदन में जाता है, यानी कि कॉमन सभा से कोई विधेयक लॉर्ड सभा में अगर भेजा जाता है तो लॉर्ड सभा उस पर अपने स्तर से विचार विमर्श करती है।
उस पर विचार करती है कि वास्तव में ये जनता के हितों के लिए सही है या गलत। तो दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि पुनर्विचार सदन के रूप में, यानी कि उस पर दोबारा से पुनर्विचार किया जा सके। तीसरा मैंने लिखा है कि लोक सदन के कार्यभार को कम करना, क्योंकि कॉमन सभा के पास बहुत से कार्य हैं जिन पर, जैसे मान लीजिए बहुत से कार्य, अगर कार्यों की अधिकता है तो वो वर्कलोड कम करने के लिए, कार्यभार को कम करने के लिए कई प्रकार के कार्य लोकसभा को सौंप दिए जाते हैं। तो लोकसभा जो है वो कॉमन सभा के कार्यभार को कम करने का कार्य भी करती है। चौथा है विलंबकारी सदन के रूप में। विलंबकारी सदन के रूप में, विलंबकारी सदन के रूप में, यानी कि कोई प्रस्ताव या कोई विधेयक कॉमन सभा से लोकसभा में भेजा जाता है तो लोकसभा उसको रोक सकती है, 1 महीने के लिए रोक सकती है, 6 महीने के लिए रोक सकती है, 1 साल तक के लिए रोक सकती है। ये विधेयकों के अलग अलग प्रकार हैं। तो विलंबकारी से एक तरह से यहाँ फायदा भी होता है कि जल्दी से कोई विधेयक है वो कानून का रूप नहीं ले सकता, और अगर वो विधेयक को लंबे समय तक रोकती है तो उसकी जो बारीकियां हैं वो जनता के सामने आती है, वो जनता के सामने उस बिल को प्रस्तुत कर सकती है, उसकी क्या कमियां हैं, क्या लाभ हैं, वो जनता के सामने आ जाते हैं। तो किसी विधेयक को या किसी प्रस्ताव को वो विलंब से रोकने का कार्य भी करती है। एक है ऊंचे स्तर पर वाद विवाद। ऊंचे स्तर पर वाद विवाद, जैसे बात करते हैं अपन, जैसे मान लीजिए कोई विधेयक है, उस पर कॉमन सभा में विचार विमर्श, उसके बाद वो लोकसभा में भेजा जाता है। तो लोकसभा जो है वो एक अनुभवी लोगों का सदन है, उसके जो सदस्य हैं वो वंशानुगत रूप में हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए उस पर वाद विवाद होता है तो उसमें अनुभवी जो व्यक्ति हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं, वाद विवाद करते हैं। इस प्रकार ये क्या है कि जो उस पर वाद विवाद होगा, प्रतिक्रिया हुई ऊंचे स्तर पर होगी। ये द्वितीय सदन इसको कहा गया है, तो ऊंचे स्तर पर इसको माना गया है। तो लगभग मैंने ये जो बिंदु लिखे लोकसभा की उपयोगिता कि लोक सदन की निरंकुशता पर वो लोग लगातार है, पुनर्विचार सदन के रूप में लोक सदन के कार्यभार को कम करने का कार्य करता है लोकसभा, विलंबकारी सदन के रूप में लोकसभा को माना गया है, और ऊंचे स्तर पर वाद विवाद की श्रेणी में भी लोकसभा को की उपयोगिता जो है वो मानी गई है। अब कुछ स्तरों पर जो लोकसभा की आलोचना की जाती है वो यहाँ अपन देखते हैं कि लोकसभा की आलोचना इस प्रकार से की जाती है। लोकसभा की आलोचना, देखिए लोकसभा की आलोचना वो किस स्तर पर की जाती है वो अपन देखते हैं कि लोकसभा जो है वो उसको एक प्रजातांत्रिक माना गया है, धनपतियों का गढ़ माना गया है। मैं लिखता हूँ लोकसभा एक प्रजातांत्रिक, लोकसभा एक प्रजातांत्रिक, धनपतियों का गढ़। लोकसभा को है धनपतियों का एक गढ़ इसको माना गया है कि इसमें पैसे वाले ही इसमें रहते हैं। एक है प्रगतिशील कानूनों में बाधा, प्रगतिशील कानूनों में बाधा का ये कार्य करता है। तीसरा बिंदु मैंने यहाँ लिखा है कि प्रगतिशील कानूनों में बाधा। अगला है शक्तिहीन सदन, शक्तिहीन सदन इसको यहाँ माना गया है। और एक है सदस्यों की उदासीनता,
यानी कि लोकसभा की जो है वो आलोचना किन स्तरों पर की जाती है कि लोकसभा को अप्रजातांत्रिक माना गया है, धनपतियों का गढ़ है, प्रगतिशील कानूनों में बाधा है, शक्तिहीन सदन है, सदस्यों की उदासीनता। अब यहाँ देखते हैं कि अप्रजातांत्रिक किस प्रकार से है कि कुछ राजनीतिक विचारक हैं वो लोकसभा की आलोचना करते हैं। सबसे पहले बिना बिंदु लिखा है कि यह प्रजातांत्रिक है। अप्रजातांत्रिक इस प्रकार से है कि इसके जो लोकसभा के जो सदस्य हैं वो वंशानुक्रम के आधार पर हैं, यानी कि वंशानुगत वो परंपरा चली आ रही है। तो जो नए सदस्य हैं उनका उसमें प्रवेश नहीं हो पाता, या जैसे मान लीजिए सम्राट कुछ व्यक्तियों की वहाँ नियुक्ति करता है तो लगभग कुछ सदस्यों की अगर उसमें नियुक्ति होती है तो वो अल्पसंख्यक मात्रा में है, यानी कि अधिकतर सदस्य वही पुराने ढर्रे पर जो व्यवस्था चली आ रही है तो वो वंशानुक्रम के आधार पर वो सदस्य बनते हैं। दूसरा बिंदु मैंने लिखा है कि धनपतियों का गढ़, यानी कि लोकसभा तक वही व्यक्ति पहुंचते हैं जिनमें जो रुपए पैसे या उच्च स्तर जो जीवन जीते हैं, जिनकी संपत्ति बहुत अधिक है, आय का स्रोत जिनके पास अधिक है, वो ही लोकसभा तक पहुंचते हैं। तो आलोचक करता है कि वास्तव में ये धनपतियों का ही गढ़ है। तीसरा बिंदु जो है आलोचना का कि जो कॉमन सभा है उसके पास अधिकार ज़्यादा है, कानूनों को वही अंतिम रूप से रूप देती है। तो जो लोकसभा है कोई कानून उसके पास भेजा जाता है तो वो सिर्फ जो रुकावट का कार्य है वही कार्य करती है लोकसभा। तो जो प्रगतिशील कानून है उनमें ये बाधा उत्पन्न करता है कौन? लोकसभा। फिर अगला बिंदु मैंने लिखा है यहाँ शक्तिहीन सदन, यानी कि जो लोकसभा है उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वास्तव में उसको प्रथम माना जा सके, यानी कि सर्वे सर्वा जो अधिकार हैं वो कॉमन सभा के पास ही हैं, उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे कि इसको प्रथम माना जा सके। इस प्रकार शक्तियाँ बहुत कम है, अधिकार बहुत कम है, तो इसको एक शक्तिहीन सदन माना है। एक मैंने लिखा है कि सदस्यों की उदासीनता, यानी कि लोकसभा के सदस्य काफ़ी अनुभवी होते हैं लेकिन वो अपने अनुभवों का इस प्रकार प्रचार प्रसार नहीं करते, यानी कि जो सदन की जो बैठकें होती हैं उनमें काफ़ी मात्रा में उनकी अनुपस्थिति देखी जाती है। किसी विधेयक के बारे में, बिल या प्रस्ताव के बारे में वो अपनी रुचि नहीं रखते, अधिकतर वो उदासीन ही रहते हैं। तो ये इन स्तरों पर जो है लोकसभा की आलोचना की जाती है। तो यहाँ साथियों जो ब्रिटेन का जो द्वितीय सदन उसके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी बताई। जैसे मान लीजिए राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे आपके मान लीजिए परीक्षा लेता है द्वितीय वर्ष की, तो लगभग इन चीज़ों में से ही आपको मोटी मोटी जानकारी पूछी जाती है। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा है, यह सदनों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि सदन का अध्यक्ष कौन होता है, रणपूर्ति कितने सदस्यों द्वारा होती है, जो लोकसभा के जो अधिकार हैं, कार्य शक्तियाँ वो कौन कौन सी है, लोकसभा की उपयोगिता किन कारणों से है और आलोचना किन कारणों से की जाती है। तो लगभग कॉमन सभा या लोकसभा में से हर बार लगभग सवाल पूछा ही जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। लोकसभा और कॉमन सभा, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें ब्रिटेन के संविधान में आपको पूरा पढ़ना है कि जो ब्रिटेन के संविधान की जो विशेषताएँ हैं, अभी समय है, लोकसभा है, कॉमन सभा है, वहाँ का प्रधानमंत्री है, राजा राजमुकुट है, मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, लगभग इन चीज़ों से एक सवाल हर बार परीक्षा में आपसे पूछ ही लिया जाता है। तो अपने अध्ययन में लगातार रुचि बनाए रखें। अगली क्लास में मिलते हैं आगे वाले टॉपिक के साथ मित्रों। धन्यवाद।